हेलो गाइस, आप सभी को मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीडी इंस्टीट्यूट पे। तो जैसा कि मैं एनसीईआरटी क्लास 11 का जो चैप्टर नंबर 9 है, जो कि बायोमोलिकुल्स है, उसका मैंने एक सीरीज ऑफ लेक्चर स्टार्ट किया है, जिसका ऑलरेडी मैं 4 पार्ट बना करके यूट्यूब पर डाल चुका हूं अपने चैनल्स पर। आप जाकर के उसको पहले देख लीजिएगा, तब इस पार्ट 5 को पढ़िएगा। चलिए देखते हैं इस पार्ट 5 में हमने क्या इंक्लूड किया है। तो इस पार्ट 5 में मैं पढ़ाऊंगा आपको कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे द लिविंग स्टेट एंड लास्टली पढ़ेंगे एंजाइम्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर मेटाबॉलिज्म का कंसेप्ट समझते हैं, व्हाट इज, सबसे पहले समझते हैं कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है। यहाँ क्या लिखा है, मेटाबॉलिज्म लिखा हुआ है कि इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये एक सेल है, सेल के अंदर जितने भी रिएक्शंस चल रहे हैं, जितने भी टोटल रिएक्शंस चल रहे हैं, उन सारे टोटल रिएक्शंस को अगर आप सम अप करते हैं तो उसी को कहते हैं मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि मेटाबॉलिज्म चूंकि सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शंस है, तो इसको सिंप्लिसिटी के लिए दो टाइप्स में मैंने डिवाइड किया। इसमें बहुत सारे रिएक्शन, मल्टीपल रिएक्शन चल रहा है, थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शंस चल रहे हैं, उसको दो भाग में बांटा गया, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिक रिएक्शंस ऐसा रिएक्शंस होता है जो कि एक सिंपलर कंपाउंड से चलते हुए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ये बनाता है। एग्जांपल में ले ले, एसिटिक एसिड का ये फॉर्मूला ये होता है, एसिटिक एसिड से, एसिटिक एसिड क्या है, एक फैटी एसिड है। इस एसिटिक एसिड से चलते हुए आप कोलेस्टेरोल बना सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल क्या है, लिपिड मॉलिक्यूल से जो बॉडी में होता है। इस कोलेस्ट्रॉल को आप बना सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड सिंपल कंपाउंड है। लिपिड यानी कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो ह्यूज कंपाउंड, इसमें मल्टीपल साइक्लिक कंपाउंड होते हैं। आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे। अब जब हम सिंपलर कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स बनाया तो इस रिएक्शंस को होने के लिए काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, यानी ये एक्सपेंसिव प्रोसेस है। क्या है ये, एक्सपेंसिव प्रोसेस है, खर्च लगता है, हमें ऊर्जा देनी पड़ती है। तो हम यहाँ ऊर्जा देते हैं एटीपी के फॉर्म में ऊर्जा देते हैं। एटीपी का स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो एडेनिन होता है, राइबोज शुगर होता है, ठीक है, इसमें 3 फॉस्फेट बॉन्ड है जिसको फॉस्फोएनाइड बॉन्ड करते हैं। तो इसी बॉन्ड को जब आप तोड़ोगे ना तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा रिलीज होता है। इसी ऊर्जा को इस्तेमाल करके सिंपलर कंपोनेंट को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। चलिए कैटाबॉलिज्म की बात करते हैं। नाम से स्पष्ट है, कैटा मतलब ब्रेकिंग करना, ठीक है, यहाँ एना मतलब बनाना, तो कैटा मतलब ब्रेकिंग करना। अब हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को तोड़ करके सिंपलर फॉर्म में बना रहे हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ग्लाइकोलिसिस ले लीजिए। ठीक है, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस तो होता ही है। मसल्स में ले लीजिए लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जहाँ पर ग्लूकोज एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, 6 कार्बन का है, उसको लैक्टिक एसिड में तोड़ दीजिए तो 3 या 4 कंपाउंड का होता है। देखा, 6 कार्बन का था, टूट करके 3 या 4 कार्बन वाले कंपाउंड में ये कन्वर्ट हो गया। तो इस प्रोसेस को कहते हैं कैटाबॉलिज्म। अब जब कैटाबॉलिज्म जब होता है ना, तो यहाँ से एनर्जी रिलीज होता है। क्या होता है, एनर्जी, ये एनर्जी यहाँ से रिलीज होता है। जब एनर्जी रिलीज होगा तो क्या होगा, तो जब एनर्जी रिलीज होगा तो कुछ तो एनर्जी हम इस्तेमाल कर लेंगे अपने कुछ बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए। बाकी जो एनर्जी सरप्लस बच गया उसको कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा, ताकि हम उसको फ्यूचर में जाकर के यूज कर सके। जब भी जरूरत पड़े तो कहाँ स्टोर करोगे, तो इसको हम, हमारे सेल में होते हैं एनर्जी करेंसी जिसका नाम है एटीपी। ठीक है, एटीपी में 3 बॉन्ड होता है, ये 3 बॉन्ड है, फॉस्फोएनाइड बॉन्ड है। इसी बॉन्ड में हम एनर्जी को स्टोर कर देते हैं, यानी इस एनर्जी को इस्तेमाल करके एटीपी बना देते हैं। जैसे ही एटीपी बनता है, यहाँ पर फॉस्फोएनाइड बॉन्ड है, ये अल्फा होता है, ये बीटा होता है, ये गामा होता है। तो इस फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड में हमने क्या किया, एनर्जी को स्टोर कर दिया। आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, यहाँ एक कंसेप्ट है कि
टर्न ओवर नंबर क्या है? तो टर्न ओवर नंबर कहता क्या है कि सेल में बहुत सारे बायोमोलिकुल्स है, तो ये बायोमोलिकुल्स कॉन्स्टेंटली बन भी रहे हैं और टूट भी रहे हैं, इसको कहते हैं टर्न ओवर नंबर। यानी 1 सेकंड में अगर 10,000 मॉलिक्यूल टूट रहा है तो 10,000 मॉलिक्यूल बन भी रहे हैं, इसी को कहते हैं टर्न ओवर नंबर। क्यों? ये टर्न ओवर नंबर मेटाबोलाइट का बायोमोलिकुल्स के स्पेसिफिक कंसंट्रेशन को ये मेंटेन करता है। इस कंसंट्रेशन को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं मोल पर सेल, एक सेल में कितना मोल है, या मोल पर लीटर, इसमें इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल दिया है कि अमाइनो एसिड को तोड़ोगे तो एमीन बन जाएगा, वापस एमीन से अमाइनो एसिड बन जाता है। स्टार्च को तोड़ोगे तो मोनोमर बन जाएगा, वापस से मोनोमर आपके स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये काम क्रिया चलते रहता है, इसी को बोलते हैं टर्न ओवर नंबर कहते हैं। ठीक है, अब समझते हैं व्हाट इज मेटाबॉलिक पाथवे। चलिए इसको समझते हैं। इसको समझने के मैं एक पाथवे ड्रॉ करता हूँ। मान लेती है ए सबसेट था, ए से हमने स्टार्ट किया, बी बनाया, फिर सी बना, सी से डी बना, डी से ई बना। ये क्या है? मल्टी स्टेप रिएक्शन है, स्टेप नंबर 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो यहाँ एंजाइम नंबर 1, एंजाइम नंबर 2, एंजाइम नंबर 3, एंजाइम नंबर 4। तो ये एक मल्टी स्टेप रिएक्शन दिख रहा है आपको। और ये मल्टी स्टेप रिएक्शन क्या है? एक सीरीज में लिंक्ड है, यानी ए बनाया बी को, बी से बना सी, सी से बना डी, डी से बना ई। तो क्या है? ये एक सीरीज में लिंक होके चल रहा है, इसी को बोलते हैं मल्टी स्टेप रिएक्शन, इसमें एक सबस्ट्रेट दूसरे में कन्वर्ट हो जा रहा है। ये देखना है, ये सारे स्टेप जो 4 स्टेप जो बनाया मैंने, ये चारों स्टेप के लिए 4 डिफरेंट एंजाइम यूज किया गया है। चारों एंजाइम क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स इन नेचर होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये सेम एंजाइम से ही सारे रिएक्शंस कैटालाइज हो भी सकता है। ठीक है, तो आशा करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि जो मैंने पाथवे पढ़ा पिछले स्लाइड में, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इससे क्या क्या कैरेक्टर होते हैं। तो ये पाथवे लीनियर हो सकता है, यानी ग्लाइकोलिसिस, आपने पढ़ा होगा ग्लाइकोलिसिस कि ग्लूकोज से चलते हुए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रूक्टोज 6 फॉस्फेट ये क्लीव करेगा G3P में, DHAP में, यहाँ से बनेगा G3P से बनेगा 1,3-20 फॉस्फेट ग्लिसरेट बनेगा, यहाँ से 3 फॉस्फेट ग्लिसरेट बनेगा, यहाँ से 2 फॉस्फेट ग्लिसरेट, यहाँ से PP बनेगा, यहाँ से पायरुवेट बन जाएगा। ये DHAP इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये रिवर्सिबल है। आपने क्या देखा? ये देख रहे आप एकदम लीनियर चेन में चल रहा है, लीनियर चेन और सीरीज में चल रहा है, लिंक्ड एक दूसरे से, इसी को बोलते हैं लीनियर पाथवे। क्या है ये? लीनियर पाथवे, जो कि ग्लाइकोलिसिस में होता है। ठीक है, ये सर्कुलर हो सकता है। आपने देखा होगा क्रेब्स साइकिल जो माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। क्रेब्स साइकिल क्या करता है? एसिटाइल कोई से स्टार्ट होगा, यहाँ सीट्रेट बनता है, एसोसीट्रेट, अल्फा कीटोगुल्टारेट, सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मैलेट, वापस से सीट्रेट बन जाएगा। ये क्या है? एक पूरा सर्कुलर पैटर्न में चल रहा है क्रेब साइकिल। तो क्रेब साइकिल क्या हो गया? सर्कुलर हो गया। आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये पाथवे क्रिस क्रॉस एक दूसरे को कट करते हैं, जिस तरह जैसे कि आपने देखा होगा जब रास्ते पर जाते हैं, ये गोल चक्कर है, यहाँ से एक ट्रैफिक जा रही है, एक ट्रैफिक इधर से आ रही है, एक ट्रैफिक इधर से आ रही है, एक ट्रैफिक इधर से आ रही है। इसी तरह आपका मेटाबॉलिक पाथवे भी है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे ग्लाइकोलिसिस में आपने क्या किया? स्टार्ट किया ग्लूकोज से, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया ना। अब देखिए थोड़ा सा हल्का सा आपको एडवांस बताता हूँ। ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो सकता है, और ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट होकर पता है कहाँ जाएगा? ये चला जाएगा ग्लाइकोजेन के पाथवे में चला जाएगा। तो आपने देखा ये लीनियर जा रहा था, अचानक से एक और पाथवे बगल से गुजर गया, यानी ये पाथवे इस पाथवे को क्रिस क्रॉस कर रहा है। तो आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, मेटाबॉलिक फ्लो मेंटेन रहता है। मेटाबॉलिक फ्लो क्या है? इस ग्लूकोज का कंसंट्रेशन, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कंसंट्रेशन, और ये 5 मोलर है, ये मान लीजिए कि 10 मोलर है, तो इसके फ्लो को मेंटेन रखेंगे, यही कह रहे हैं आप। ये पाथवे स्मूथली चलता है, कोई हिंड्रेंस नहीं है। अगर इसमें हिंड्रेंस, कहीं पर भी हिंड्रेंस होगा तो क्या होगा? मान लीजिए कि यहाँ पे हिंड्रेंस हो गया, तो क्या हो जाएगा? ग्लूकोज का अमाउंट बिल्डअप हो जाएगा बॉडी में, हमें सरप्लस ग्लूकोज आ जाएगा, यानी फिर बॉडी में दिक्कत हो जाएगा। जब ज़्यादा ग्लूकोज बॉडी में आएगा तो डायबिटीज जैसा सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। इसलिए कोई भी हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए। अगर हिंड्रेंस होगा तो ये क्या होगा? हमारे बॉडी में एक पैथोलॉजिकल कंडीशन अराइज हो जाता है। आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे।
ये सारे मल्टी स्टेप रिएक्शन एंजाइम्स के थ्रू होता है, समझे, सारे एंजाइम, मन की समझिए कि ऑलमोस्ट सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऑलमोस्ट जितने भी आपके रिएक्शंस पाथवे हैं सारे कैटलाइज होते हैं, सारे कैटलिसिस के थ्रू होते हैं, ऑन कैटलाइज कोई पाथवे नहीं होता है। एक एग्जांपल मैंने लिया है, ये ब्लड में रिएक्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करेगा कार्बोनिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में और हाइड्रोजन कार्बन बनाता है, ये ब्लड में रिएक्शन चलता रहता है। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे, कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अब समझते हैं लिविंग स्टेट क्या, व्हाट इज लिविंग स्टेट, यानी हमारा जो लिविंग स्टेट है, सेल का जो लिविंग स्टेट हुआ स्टेट कैसा है। तो सेल का जो लिविंग स्टेट हुआ है नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, समझिए इसको अच्छे से। ये नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट है, समझे। तो सवाल है कि सेल नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट को मेंटेन क्यों करता है। मेंटेन इसलिए करता है ताकि ये स्टेट इक्विलिब्रियम में कन्वर्ट ना हो जाए, क्योंकि अगर लिविंग स्टेट इक्विलिब्रियम पर चला गया तो सेल डाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सेल के पास कुछ भी एनर्जी नहीं रहेगा काम करने के लिए, सेल एनर्जी लेस हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम से दूर खींच करके ले जाते हैं अपने लिविंग स्टेट को। उसके लिए हमें क्या करना होगा, एनर्जी हमको देना पड़ेगा, एनर्जी इनपुट करना पड़ेगा, क्योंकि ये सेल की टेंडेंसी या नेचर की टेंडेंसी है कि कोई भी जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो कोशिश करता है कि हम इक्विलिब्रियम के पास चले जाए, जहां पर हर कुछ बराबर हो जाता है, जितना बन रहा उतना टूट रहा है, नेट गेन 0 हो जाता है, और वहां चला गया तो सेल डेड हो जाएगा, कुछ एनर्जी बचेगा नहीं, सेल काम भी नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम पे जाने से हम बचते हैं। तो कैसे बचेंगे, एनर्जी दीजिए उसको, एनर्जी दे करके इक्विलिब्रियम से दूर भागिए आप। अब इसमें दो हमने टर्म यूज किया है, स्टेडी स्टेट एंड नॉन और इक्विलिब्रियम। चलिए इसको समझते हैं हम लोग। स्टेडी स्टेट क्या है, तो स्टेडी स्टेट कहता क्या है कि ये स्टेडी स्टेट का मतलब है कि हमारे सेल में बहुत सारे मेटाबोलाइट होते हैं। ठीक है, उन मेटाबोलाइट का स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन होता है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं ब्लड ग्लूकोज का। तो अगर देखेंगे आप तो ब्लड ग्लूकोज 4.5 से लेकर के 5.0 मिलीमोलर होता है। तो ये ब्लड में कांस्टेंट है, ये अगर इसी कंसंट्रेशन में अगर ये मेंटेन रहा तो क्या होगा, हमारा बॉडी स्मूथली काम करेगा, हेल्दी मैनर में काम करेगा। ठीक है, तो इसी फ्लो को, इसी कंसंट्रेशन को क्या करता है, स्टेडी स्टेट मेंटेन करता है। अगर इससे ज़्यादा बढ़ गया इसको कम कर देगा, अगर उससे कम हो गया तो बढ़ा देगा, लेकिन इसी कंसंट्रेशन को मेंटेन करना है ताकि हमारा सेल हेल्दी रूप से काम करे। तो इसी मेंटेनेंस को कहते हैं क्या, स्टेडी स्टेट मेंटेनेंस। ठीक है, अगर इस काम को करना है तो इस काम को करने के लिए क्या होगा, एनर्जी हमें रिक्वायर होगी ताकि हम स्टेडी स्टेट मेंटेन कर सके। क्योंकि अगर आप एनर्जी नहीं लगाएंगे, सेल में ग्लूकोज रखा हुआ धीरे सारा का सारा ग्लूकोज डिग्रेड हो करके वह चला जाएगा इक्विलिब्रियम पर, एनर्जी बचेगी नहीं, सेल डेड हो जाएगा। ठीक है, वही मैंने एग्जांपल भी यहाँ लिया है। हार्मोन्स नैनोग्राम्स पर एमएल में होता है, इतना ही जरूरत है। इसे सेल क्या करेगा, स्टेडी स्टेट में इस नैनोग्राम पर मोल को किसी भी हालत में इसको मेंटेन करेगा ही करेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा होगा तब भी खतरा है, कम होगा तब भी खतरा है। ठीक है, हमारा लिविंग स्टेट मेटाबॉलिज्म, लिविंग स्टेट को मेटाबॉलिज्म भी कह सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी लिविंग स्टेट विदाउट मेटाबॉलिज्म नहीं चलता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म चल रहा है, एनर्जी मिल रही है, उस एनर्जी को यूज करके हम स्टेडी स्टेट को मेंटेन कर रहे हैं, तो लिविंग स्टेट तो मेंटेन हो ही जाएगा। अब समझते हैं इक्विलिब्रियम क्या है। इक्विलिब्रियम एक ऐसा स्टेज है जहां पर किसी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन और डिग्रेडेशन एग्जैक्टली सेम हो जाता है। अगर जैसे ही किसी भी कंपाउंड, जैसे मान ए है तो ए का बनना और इसका बिगड़ना जैसे ही कांस्टेंट हो जाएगा सेल में, उसके पास कोई एनर्जी बचेगा नहीं, एनर्जी खत्म हो जाएगा, सेल डाइड कर जाएगा। तो इसी इक्विलिब्रियम से हम बचाते हैं। सेल की टेंडेंसी है, किसी भी चीज़ की टेंडेंसी है कि वह इक्विलिब्रियम पर जाएगा ही जाएगा। तो इक्विलिब्रियम से दूर भगाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एनर्जी को देते हैं। तो इक्विलिब्रियम पर क्या स्टार्ट होता है, कोई भी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, और फ्री एनर्जी ये एक ऐसा एनर्जी है जो सेल में अवेलेबल होता है काम करने के लिए, ये एनर्जी 0 हो जाता है। एग्जाम्पल पीएच ऑफ ब्लड का पीएच हमेशा इक्विलिब्रियम में मेंटेन रहता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं एंजाइम्स का कि व्हाट इज एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइम्स एक बायो कैटलिस्ट है जिसका काम है रिएक्शंस के स्पीड को बढ़ाना। कोई रिएक्शन जा रहा है ए से बी जा रहा है, अगर एंजाइम नहीं है
तो इसको 1 घंटा लगेगा कंप्लीट होने में। जैसे ही आपने क्या किया, यहाँ एंजाइम डाल दिया, ये रिएक्शन 1 सेकंड में कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने देखा 1 घंटा को घटा कर 1 सेकंड में कर दिया, मतलब रिएक्शन के स्पीड को कई गुना बढ़ा दिया। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। ऑलमोस्ट जितने भी एंजाइम्स है सारे के सारे प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन जब से सेल में डिस्कवरी हुआ कि आरएनए भी एंजाइम की तरह बिहेव करता है जिसको राइबोजाइम्स कहते हैं, तब से कंसेप्ट चेंज हो गया। तब से हमने कहा कि सारे के सारे एंजाइम्स प्रोटीन नहीं होते हैं, एक्सेप्ट राइबोजाइम्स है जो कि आपका आरएनए है। ठीक है, और देखा जाए तो ये एंजाइम्स में प्राइमरी स्ट्रक्चर भी होता है प्रोटीन का, सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी है प्रोटीन का, और टर्शियरी स्ट्रक्चर भी है प्रोटीन का। और ये स्ट्रक्चर नहीं रहेंगे, एंजाइम की एक्टिविटी लॉस हो जाएगी। इस एंजाइम में एक साइट होता है जिसको कहते हैं एक्टिव साइट, यहीं पर सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है, तभी रिएक्शंस प्रोसीड होगा और प्रोडक्ट को बनाता है। एक्टिव साइट क्या है, तो देखिए ये एंजाइम ले लिया मैंने, तो ये जो एक्टिव साइट जो होता है ना, ये एक प्रकार का क्लेफ्ट होता है और क्रीविसेस होता है, ये पॉकेट्स होता है। देख रहे हैं पॉकेट, दिख रहा है ना आपको, ये पॉकेट दिख रहा है, छोटा सा पॉकेट है एंजाइम्स का। एंजाइम्स अगर 100% है तो उस एंजाइम का 10%, मात्र 10% जगह एक्टिव साइट ने ऑक्यूपाई किया है। ये एक्टिव साइट बनता कैसे है, जब प्राइमरी स्ट्रक्चर टर्शियरी स्ट्रक्चर में फोल्ड कर जाता है तब ये एक्टिव साइट बनकर तैयार हो जाता है। इस एक्टिव साइट में कुछ इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं जो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं कैटालिसिस में। इसी इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड को हम बोलते हैं कैटालिटिक रेजिड्यू कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कैटालिटिक रेजिड्यू कहते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट सारे के सारे प्रोटीन्स जो होते हैं, एंजाइम जो होते हैं, ये 37 डिग्री सेल्सियस पर काम करते हैं। बट जैसे ही आप इससे टेम्परेचर बढ़ा करके 40 डिग्री सेल्सियस करोगे, क्या होगा, आपका एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन एक्सेप्शंस हैं, थर्मोफाइल्स जो हॉट वेंट में पाए जाते हैं, जहाँ पर टेम्परेचर 90 डिग्री से ऊपर होता है, तब भी वहाँ एंजाइम काम करता है। जैसे आपने पढ़ा होगा बायोटेक्नोलॉजी में, पीसीआर में यूज करते हैं थर्मोफिलस एक्वाटिकस, जो कि 90 डिग्री से ऊपर उस तापमान पर भी एंजाइम काम कर जाता है। तो ये आपका एक्सेप्शंस है। थर्मोफाइल्स ये अपनी एक्टिविटी को 80 से 90 डिग्री सेल्सियस पर भी रिटेन करता है। इसके एंजाइम में थर्मल स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप समझ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, लास्ट स्लाइड है, इसमें हम देखते हैं कि एंजाइम और कैटलिस्ट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, एंजाइम्स और कैटलिस्ट में क्या डिफरेंस होता है। सारे एंजाइम्स कैटलिस्ट होते हैं, लेकिन सारे कैटलिस्ट एंजाइम नहीं होंगे। क्यों, इसी को समझते हैं। क्योंकि जितने भी एंजाइम्स जो कैटलिस्ट होंगे वह प्रोटीन होते हैं, लेकिन कैटलिस्ट क्या है, बहुत सारे कैटलिस्ट ऐसा है जो कि इनऑर्गेनिक आयंस है, जैसे कि सोडियम्स हो गया, पोटासियम हो गया, सॉरी ये तो कैटलिस्ट नहीं है, बताता हूँ मैं, प्लेटिनम ये कैटलिस्ट है, मर्करी ये कैटलिस्ट है, मैंगनीज ये कैटलिस्ट है। ठीक है, तो ये तो प्रोटीन नहीं है, इसे सारे कैटलिस्ट एंजाइम नहीं हुए। एंजाइम जो है ये रिएक्शंस के रेट को बढ़ाता है, बस कैटलिस्ट बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव कैटलिस्ट भी पाए जाते हैं। ठीक है, एंजाइम हाईली स्पेसिफिक है, मतलब ये एंजाइम एट अ टाइम किसी पर्टिकुलर सबसेट से रिएक्शंस करेगा और पर्टिकुलर प्रोडक्ट ही बनाएगा। बट ये नॉन स्पेसिफिक है, एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट प्लेटिनम यूज कर दीजिए, आपको बहुत सारे प्रोडक्ट बन जाएंगे, इसलिए स्पेसिफिक नहीं हुआ। एट द एंड ऑफ रिएक्शन ये अनचेंज रहते हैं, यानी बदलते नहीं है, तो ये भी नहीं बदलता है एट द एंड ऑफ रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि एंजाइम प्रोटीन है तो फ्लेक्सिबल होगा नेचर में। कैटलिस्ट क्या है, इनऑर्गेनिक आयंस है, मेटल आयंस है, ये फ्लेक्सिबल नहीं होता, ये रिजिड होता है। ठीक है, एंजाइम्स एलोस्टेटिक भी होते हैं, नॉन एलोस्टेटिक होते हैं। ये पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है, नेगेटिव कैटलिस्ट होता है। इनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है क्योंकि प्रोटीन है, ये चूंकि इनऑर्गेनिक आयंस है, इनका मॉलिक्यूलर वेट लो होता है। ये कुछ डिफरेंसेस हैं एंजाइम्स और कैटलिस्ट के बीच में, याद रखिए। कभी कभी पेपर में डायरेक्ट पूछ देगा आपसे, तो उस समय ध्यान आपको रहना चाहिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे। कोई भी तकलीफ हो कमेंट सेक्शन में नीचे लिख दीजिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू माई लेक्चर्स। थैंक्स अ लॉट।